नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। आज का समाचार, साप्ताहिक समाचार हमारा, शुक्रवार को हम साप्ताहिक समाचार लाते हैं। तो 29 मई का जो समाचार है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। आज का समाचार है जो कि विचार जैसे बड़े बड़े जर्नल्स में, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, फिर कुछ दूसरे कुछ ये ग्लोबल डेवलपमेंट्स है जो कि हमारे देश को भी प्रभावित कर सकता है, पब्लिक हेल्थ में, स्वास्थ्य में, जनहित में या जन अनहित में। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि हमको चिंता लगता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रायल्स हो रहे हैं, जो कंट्रीज, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, हमारे कंट्रीज जो थोड़े हैवी फंडिंग मिलता है उनको, कुछ फिलेंथ्रोपिक, सो कॉल्ड फिलेंथ्रोपिक, जो कि एक ये रहता है कि हम जनहित के लिए कर रहे हैं, पर उनके पीछे उनके कुछ खुद के एजेंडा रहते हैं, खुद के प्रॉफिट रहते हैं। और आपको मालूम ही है, कुछ दिन पहले बिल गेट्स ने कहा था कि इंडिया इज लेबोरेटरी है, हमारे लिए एक प्रयोगशाला है। तो हमको चिंता हो रहा है, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन का काफ़ी हाथ है उसमें, और एक कदम ले लिया है हमारे देश में। हम बात करेंगे तो उसके बारे में, जो कि हमको इमीडिएट कंसर्न है। और कुछ तो है जो कि मेजर कंसर्न्स है, मालूम होते हुए भी उसी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जो मेडिकल फ्रेटर्निटी या मेडिकल कॉरपोरेट हो गया आजकल, मेडिकल फ्रेटर्निटी बचा नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का जो खुद की आज़ादी नहीं है, खुद के उनके, हम बात करते हैं यूएचए में एम्पावरमेंट की, कि भाई आम जनता को हम एम्पावर करें, उनको इतना इंफॉर्मेशन दे कि अपना निर्णय खुद ले सके। एम्पावरमेंट का मतलब है कि अपना निर्णय खुद ले सके, एक प्रकार का पावर होता है। जैसे वोटिंग राइट्स एक पावर होता है, ऐसे हम ये क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी खुद निर्णय ले, ऑटोनॉमी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो एम्पावरमेंट एक बहुत। तो हमारा एक लक्ष्य ये है यूएचओ का, एम्पावरमेंट ऑफ द। पर कौन एम्पावरमेंट करेगा जबकि डॉक्टर खुद, उनका खुद का एम्पावरमेंट चला गया। आजकल डॉक्टर सब कॉरपोरेट में काम करते हैं, उनका कैरियर के लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं, नौकरी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। तो क्या उनकी खुद की एम्पावरमेंट चले गया तो मरीज कहाँ से एम्पावरमेंट होंगे। दोनों एक ही नाव में डूब रहे हैं। तो खैर, पहला मुद्दा, तीन मुद्दे हैं हमारे। पहला मुद्दा इसी के ऊपर है, एम्पावरमेंट या, ठीक ऐसा नहीं लिखा है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो कि एक लीडिंग जर्नल है, उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छा लेख है, काफी अच्छा लेख है। कुछ लोगों ने चिंता प्रकट किया है कि जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रहे हैं, वैसे वैसे मरीजों का देखभाल जैसा होना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट तो मिल रहा है पर केयर नहीं मिल रहा है। क्योर मिल रहा है या ट्रीटमेंट मिल रहा है या दवाइयाँ लेटेस्ट या जो भी डायग्नोस्टिक्स और ये वो, बीमारियां बहुत डायग्नोस हो रहे हैं, टूल्स हैं, पर वो मेडिकल का जो पर्सनल टच था, डॉक्टर पेशेंट में एक ट्रस्ट है और एक पर्सनल है, एक केयरिंग है, उसमें कमियां आ रही है तेजी से, जैसे जैसे टेक। तो ये थोड़ा इसमें सोच जरूरत है, कैसे इसका संतुलन हम रखें। और डॉक्टर लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बिजी रहते हैं, डिजिटल इसमें बिजी रहते हैं, कंप्यूटर में बिजी रहते हैं, मरीज को फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है। और आप देखें, आपका अभी सभी का ऐसा अनुभव है, एक अस्पताल जाएंगे, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक टेस्ट से दूसरा टेस्ट, उस टेस्ट से ये टेस्ट, कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं है या हेल्थ केयर वर्कर नहीं है जो आपको अच्छे से बात करे, आपको अच्छे से एग्जामिन करे, अच्छे से हिस्ट्री ले, आपको समझाए। और ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आर्टिकल है कि हर पेशेंट का एक अलग से जो यूनिकनेस होता है,
हर ये फर्क है एक इंसान में और एक मशीन में। मशीन सब एक से होते हैं। तो हम अपना कार जैसे सर्विसिंग देते हैं, छोड़ देते हैं, इधर जाता उधर जाता, फिर धुल के बाहर आ जाता है। तो सबका एक ही, इतना ही ऑयल डालना, इतना ये डालना, उतना ही डालना, जो जो है इतना इसका। पर ह्यूमन बीइंग अलग अलग होते हैं। हर इंसान अलग होता है, इसीलिए एक अभी भी आर्ट ऑफ मेडिसिन है। पर वो साइंस जब बन रहा है तो उसको हम उसी ढांचे में फिट कर रहे हैं। हम अपना कार और अपना अस्पताल दोनों एक जैसा हो गया, ऑटो स्टेशन जैसा। फैक्ट्री लाइन में है, इधर से एक देखता, दूसरा डॉक्टर देखता, तीसरा देखता, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, आउट। तो उसमें क्या है कि काफ़ी इसमें कमियां आ रही है। और अभी हमको ये फिक्र है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आ रहा है, और हेल्थ केयर में सबसे तेजी से आ रहा है। हेल्थ केयर में इतना इतना तेजी से आ रहा है कि ये और बढ़ेगा। ये जो समस्या है और बढ़ेगा, कमेगा नहीं। तो ये हमारा पहला मुद्दा है, इस पे हम फिर आगे। दूसरा मुद्दा, फिर से ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का दूसरा एक लेख है ये। पहला लेख से तो हम काफी खुश हुए कि देखिए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी जो लेख लिखे हैं, उनके भी जो जिन्होंने विचार पेश किए हैं, कितना अच्छा विचार है उनका कि इतना एडवांस हो रहा है और पर्सनल केयर नहीं मिल रहा है। पर्सनल केयर मिलना चाहिए पेशेंट का, जो एक आर्ट ऑफ मेडिसिन है। बहुत चक्कर रह जाता है पेशेंट अस्पताल जाके। पर दूसरा लेख है काफी थोड़ा निराश कर दिया है हमको। वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने कई एक्सपर्ट्स का विचार और यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन का भी विचार पेश किया है एक लेख में। जो जिन्होंने कहा है, जो कंसेंसस क्या है एक्सपर्ट्स का, कि जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये अभी काफी दिनों से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, दिनों से नहीं। इसको WHO को डिक्लेयर करना चाहिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसमें हम लोग काफी चिंतित है, WHO। क्योंकि ये बहुत पंगा वाला बात है। अभी ऐसा मंकी पॉक्स से लेके इबोला से लेके जो एक हो रहा अभी, क्लाइमेट चेंज तो कहीं भी बोल सकते हैं कि पूरे दुनिया में हो रहा है। क्योंकि हम मंकी पॉक्स कह सकते हैं भाई ये वहां से फैलेगा नहीं, क्योंकि इबोला वहां से फैला नहीं। हमको पूरी सहानुभूति है जो लोग पीड़ित है इबोला के, जो महामारी, कॉन्गो का कंडीशन बहुत खराब है, वॉर चल रहा है, ऊपर से महामारी चल रहा है। पर अभी ग्लोबल वार्मिंग में आप वो उनका जो लेख में दिया है कि मैथमेटिकल मॉडल की बात की है कि इतने मिलियन बीमारियां होता, इतना ये होता। तो हमारा कहना है ये मैथमेटिकल मॉडल कोई, उसके ऊपर हम इतना बड़ा पॉलिसी नहीं ले सकते, क्योंकि हमने देखा है महामारी के टाइम भी मैथमेटिकल मॉडल बिल्कुल इधर से उधर चले गए। और हमको सबसे बड़ा फिक्र है कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO डिक्लेयर कर देगा, और एक्सपर्ट भी उसी तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि सब एक्सपर्ट्स को ग्रांट्स मिलते हैं। जो भी चीज को आप इमरजेंसी करो, अभी क्लाइमेट चेंज में बहुत ग्रांट्स मिलेंगे, करते रहेंगे अपना मॉडलिंग, अपना रिसर्च, अपना ये। और WHO को तो ऐसा चाहिए ही उनको। उनको आप एक प्लेट में बना के दे रहे हो कि भाई लो, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करो, और वो चाहते हैं कि ये करके फिर WHO पैंडेमिक ट्रीटी ले आएंगे और अमेंडमेंट्स टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस ले आएंगे। उसमें तो पूरा आज़ादी चला जाएगा, वो WHO पूरा तानाशाही हो जाएगा कि भाई क्लाइमेट चेंज वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा, फिर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन, ऐसे ही। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप इतने ही अगर एक्सपर्ट्स है, तो बड़े बड़े चीज जो, अगर चलो मान लिया एक समय कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन एक्ट, तो भाई बड़े बड़े चीज को रोको ना। WHO यूनाइटेड नेशंस का एक ये है, अंग है। अपने बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं, यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी, अमेरिका, ईरान, इजराइल क्या चल रहा है, ऊपर से कॉन्गो में भी वॉर चल रहा है, जिसके लिए महामारी बढ़ रही है। तो वो तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है, ये सबसे क्लाइमेट चेंज और बीमारियां भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ थ्रेट क्या है? वॉर है। क्लाइमेट चेंज नहीं है, वॉर है। क्लाइमेट चेंज होगा तो वो भी वॉर से सबसे ज्यादा, कितने बड़े बड़े बॉम्ब गिर रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं, हवाई जहाजें उड़ रही है, एमिशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है क्या? और एक आदमी बेचारा क्या करेगा, क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। और ये जो डावोस में पूरे अपने अपने जैसे कार में जाते हैं, अपने अपने प्राइवेट चार्टर प्लेन में जाते हैं, उससे क्लाइमेट चेंज नहीं होता है? क्या बता रहे हैं इन लोग?
ये सब इनको पूरे बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं कि एक के बाद इमरजेंसी एक करे, और साइंटिस्ट लोग भी सब शामिल हो गए क्योंकि उनको बड़े बड़े ग्रांट मिलते हैं। सिंपल सा चीज है, आप वॉर बंद कर दो, क्लाइमेट चेंज छोड़ो, कितने जानें बच जाएंगी। अभी कितने निर्दोष के ऊपर बम गिर जाते हैं, स्कूल के ऊपर बम गिर गए, कितने 100 के ऊपर बच्चे लड़कियां मर गई ईरान में, निर्दोष, ऐसे कई नुकसानें हो रही हैं। उसमें फ्यूल बर्न हो रहा, ऑयल बर्न हो रहा, ऑयल स्पिल हो रहा, शिप के ऊपर अटैक हो रहा, ये सब क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है क्या? तो ये तो जो डब्ल्यूएचओ का काम है, डिजीजेस ये करे, मेल न्यूट्रिशन को ये करे, हेल्थ करे, सैनिटेशन करे, वाटर सप्लाई करे, इससे कई बीमारियां बच जाएंगी। क्लाइमेट चेंज एक काल्पनिक चीज है, काल्पनिक नहीं कहो तो मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर है। हमको अभी नहीं मालूम है कितना लॉन्ग टर्म कितना क्लाइमेट आप प्रिडिक्ट करोगे और कितना ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। और जो जो बड़े ह्यूमन एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो वॉर हो रहे हैं, आर्म्स रेस हो रहा है, आर्म्स रेस से कितना पैसा आर्म्स में डाइवर्ट हो रहा है। आर्म्स एक बार बन जाते हैं तो फिर वॉर करना है। और अभी क्या है, आर्म्स रेस में फार्मा रेस ऐड हो गया है, बड़े बड़े वैक्सीन पहले से बन जाते हैं। जो महामारी अभी जो बूंद बुगिया स्ट्रेन आया है, 4 महीने पहले से इसके वैक्सीन बनने चालू हो गए थे, मतलब स्ट्रेन का, इसका मतलब पहले से तैयार हो जाता है, उसके बाद आता है। जो भी है दो चार जोड़ लो या जो भी जोड़ लो। न्यूक्लियर वॉरफेयर तो हो रहा था, अभी बायोलॉजिकल वेपन भी बन रहे हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो रहा है, गेन ऑफ फंक्शन भी रिसर्च हो रहा है, ये सब हो रहा है। इसमें डब्ल्यूएचओ को ऊपर ये नहीं है कि ये सब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। वॉर इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न। वो नहीं छोड़ के अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को पब्लिक हेल्थ, ये क्या करोगे जाके? तो ये दूसरा मुद्दा है। तो ये कभी खुशी कभी गम देता है हमको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। और तीसरा बहुत ही फिक्र वाला है, हम कह रहे थे कि ना जैसे ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते पब्लिक हेल्थ में, हमारे कंट्रीज जो कि पूरे निर्भर कर देते एक प्रकार से, हमने पब्लिक हेल्थ में आत्मसमर्पण कर दिया है फॉरेन फंडर्स को, पर्टिकुलरली गेट्स फाउंडेशन। एचपीवी वैक्सीन अभी बच्चे को चालू करने का है प्रोग्राम, 1 साल के बच्चे को, आप सोच के देखो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, जो कि शायद 16-18 का से शायद सर्वाइकल कैंसर 50 साल बाद होता है। अभी 9 से 13 में ही हमको विवाद लग रहा था कि बहुत डिबेट है, कभी क्लियर नहीं है कि सही में प्रिवेंट करेगा, ये 200 के ऊपर स्ट्रेन है। तो अभी 9 से 13 छोड़ो, अभी 1 साल के बच्चे से चालू करने का प्रोग्राम है, और ट्रायल्स चालू हो गए 4 साल के बच्चों में, और पुअर कंट्रीज में ट्रायल कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि पुअर कंट्री में ट्रायल करके पुअर कंट्री में ही लागू कर देंगे। और कर ही दिया, पिछले साल हमारे यहाँ लॉन्च हो गया एचपीवी वैक्सीन, 9 से 13 साल, गार्डेसिल। और गार्डेसिल का डाउन जा रहा है स्टॉक्स, 40% डाउन गए उनके सेल्स वगैरह, क्योंकि धीरे धीरे दुष्प्रभाव पता चल रहे हैं लोगों को, जितना भी ऑफिशियली एक्सेप्ट करे ना करे, तो कई जगह कम हो गए इसका अपटेक। तो अभी डेस्परेशन में ये कह रहे हैं कि अभी हमको यंग बच्चे को करना है, स्कूल में ले रहे हैं, तो हमको 1 साल के बच्चे से चालू करेंगे तो वो कहीं अवेलेबल रहेंगे, और बच्चे के जितने वैक्सीन के साथ उसके साथ एचपीवी। तो ये बहुत ही हमको कंसर्न वाला बात है। और जो कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने बोला है कि ये गलत है, इसके साइड इफेक्ट्स है काफ़ी, इंक्लूडिंग जाने गई है इस वैक्सीन से, और ओवेरियन फेलियर वगैरह केस रिपोर्ट्स है, उन्होंने पूरे रेफरेंस के साथ दिया है। और कौन ये कर रहे हैं और कौन ने ट्रायल चालू किया है, कौन ने रिकमेंड किया है, बहुत ही हेविली फंडेड बाय मर्क। और इन्फेक्शियस डिजीज कोई सोसाइटी है, उनका कोई जर्नल है, उस जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया लेख कि बच्चे को देना चाहिए, 4 साल के बच्चे में ट्रायल, 1 साल के बाद, और कोई उनमें ट्रायल में कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं, कुछ नहीं। और दुष्प्रभाव क्या देख रहे हैं, खाली लोकल स्वेलिंग होता कि नहीं, लोकल पेन होता कि नहीं, वो देख रहे हैं 3 दिन के लिए वो दुष्प्रभाव। भाई दुष्प्रभाव बाद में होता है जाके, 10 साल बाद, 15 साल बाद, अगर ओवेरियन फेलियर होता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कौन, और बच्चों में तो बहुत ही हमको कैसे एथिकल क्लियरेंस मिल जाता, कैसे हो जाता। तो इससे क्या पता चलता है कि हम पूरे अपने आप को एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिया है, फार्मा इंडस्ट्री को आत्मसमर्पण कर दिया है। साइंटिस्ट लोग तो उनको बहुत बड़े बड़े ग्रांट मिलते हैं, और वो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को भी वो लागू कर देते हैं, वो जाके उनको भी ये मिल जाते हैं कुछ।
इम्पोर्टेंस मिल जाता कि हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आम आदमी नहीं समझता, तो हमारा काम है आपको ऐसे लाना है। आप खुद विचार करें कि आप क्या भरोसा कर सकते हैं कि 1 साल के बच्चे को देना चाहिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और एक बार प्रोग्राम में आ जाएगा तो फिर वो पता नहीं चलता। हमारे यहाँ इलिटरेट रहते लोग, उनको समझ ही नहीं आता कौन सा वैक्सीन मिल रहा है, किससे बचा रहा है। वो सोचेगा हाँ बच्चों में इतना वैक्सीन लगता है। तो इससे हमको एक और फिक्र है, इससे क्या जो अच्छे वैक्सीन है उसके ऊपर भी लोगों का भरोसा चल जाएगा। तो ये एक प्रकार का सोने का अंडा देने वाला मुर्गी को इकट्ठे मार के अंडा देने जाएंगे इन लोग, तो पूरे इनका मुर्गी चला जाएगा। हर हर टाइप का वैक्सीन के ऊपर एडवर्स पब्लिसिटी होगा। और आप देख रहे हैं अभी कई जगह ऐसे हैं कि लोग कोई भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी एक एक्सट्रीम, वो भी एक प्रकार से अच्छा नहीं है पब्लिक हेल्थ के लिए। कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ वैक्सीन सही में काम आते हैं, पर सब वैक्सीन और एक और हमको ये फिक्र है कि एक या कोई भी वैक्सीन, जैसे एचपीवी वैक्सीन के ऊपर ही अगर आप कुछ कंसर्न भी पेश करोगे तो आपको एंटी साइंस एंटी वैक्सर कहता है। ये बहुत गलत है। हर आदमी एक नहीं होता, हर वैक्सीन एक नहीं होता। कुछ आदमी अच्छे होते हैं, कुछ आदमी उतने अच्छे नहीं होते। तो कुछ वैक्सीन बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ वैक्सीन एक्सट्रीम, दोनों तरफ से एक्सट्रीम गलत है। इससे सभी को नुकसान होता है इससे। तो देखते हैं, आज के हम कुछ लाए हैं, कुछ हम स्क्रीनशॉट, जिससे कि पता चले कि हमारे सोर्सेस क्या है और क्या हमारे मेन मुद्दे हैं। ये हमने कैप्चर करने की कोशिश की है एक पोस्टर में। देखिए, आपने ये देखा होगा, आप खुद महसूस किए होंगे, सबसे बाएं तरफ आप अस्पताल जाते हैं तो ये सज्जन बिल्कुल थोड़े परेशान लग रहे हैं और थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। अभी तो एआई भी आ गया है, रोबो आ गया है, और गेट साहब तो कहते हैं कि 5 साल में एआई रहेंगे, डॉक्टर नहीं रहेंगे। तो क्या अत्याधुनिक चिकित्सा के वातावरण, अत्याधुनिक व्यक्तिगत देखभाल का अभाव है, पर्सनल टच नहीं है। इससे देखिए, आप लोग ने भी महसूस किया होगा कि कई आधा बीमारी तो डॉक्टर से बात करने में, डॉक्टर एग्जामिन करता है, डॉक्टर समझाता है, टाइम देता है। अब ऐसे इसमें ये बहुत अच्छा लेख है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, तो हम इससे पूरे सहमत है। पर सहमत तो है, पर हमारे यहाँ तो इतना बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कदम है। हम एआई को ला रहे हैं, हम हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, वक्त टेलीमेडिसिन से लेके क्या क्या नहीं। और आप अस्पताल में जाते उधर भी मशीन ही देखता है, तो वो भी टेलीमेडिसिन ही हो जाता है आपको। डॉक्टर, और एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टर देखता है। आपका एम्पावरमेंट तो है ही नहीं, तो डॉक्टर का एम्पावरमेंट नहीं है, वो भी एक असेंबली लाइन जैसे काम करता है, तो आपको क्या एम्पावरमेंट करेगा। दूसरा समाचार है बीच में जो है, क्लाइमेट चेंज एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इसके ऊपर हमको काफ़ी ये है, रिजर्वेशन है, कंसर्न है। और ये भी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ही आया हुआ है कि जो यूरोपियन एक्सपर्ट्स है और मेडिकल कई लोगों ने बोले हैं कि ये बहुत बड़ा इमरजेंसी है क्लाइमेट चेंज। अब ये जब वॉर हो रहा है वो इमरजेंसी नहीं है, हमारे सामने इतना कुछ बर्बादी हो रहा है, इतना कुछ धुआं धां बम्बिंग ये वो, उससे क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। पर पता नहीं कौन सा क्लाइमेट चेंज ये इमरजेंसी करेंगे। खुद तो डुबा रहे हैं, खुद ही आग लगा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि बाकी लोग अपना चूल्हा भी नहीं सुलगाओ, अपना गाड़ी भी नहीं निकालो। तो ये तो मेरे को लगता है, हम लोग को लगता है कि ये एक प्रकार से तानाशाही की तरफ जाएगा। डब्ल्यूएचओ को अगर पूरा ऐसे देंगे, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल एक अच्छा जर्नल होता था एक जमाने में, वो भी लगता है कि अभी। और तीसरा वाला समाचार तो आखिरी में देख रहे हो दाहिने में, शिशुओं के लिए एचपीवी वैक्सीन। तो ये 3 समाचार है, तो तीनों समाचार थोड़ा चिंता वाला है। ये देखिए, हेल्थ केयर मॉरल इमरजेंसी, ये अच्छा आर्टिकल लिखा है उन्होंने कि हाँ भाई ये एक धर्म संकट है। रिकनेक्टिंग हेल्थ केयर विथ इट्स मिशन एंड पर्पस। मिशन पर्पस में आपको पेशेंट को केयर देना है, पेशेंट को सपोर्ट करना है, उसका मेंटल सोशल ये करना है। हर पेशेंट का अलग बैकग्राउंड होता है, हर पेशेंट का एक अलग ऑक्यूपेशन होता है। वही बीमारी एक किसी को एक तरफ से प्रभावित करेगा, दूसरे को दूसरे से, ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अब उसको आप क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ सबको एक ही इसमें कर रहे हैं, वन साइज फिट्स ऑल में कर रहे हैं। अब महामारी में एक टाइम भी देखा था कि एक ही तरीके का सबने सभी को लॉकडाउन कर दिया, सभी को ये कर दिया, जबकि अलग अलग लोगों को अलग अलग रिश्ता, यंग लोगों को, हेल्दी लोगों को ये नहीं था। तो ऐसा होगा तो ऐसे आपका डेली डे टू डे ट्रीटमेंट में भी ऐसा ही
अभी उस टाइप के प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, वैसे ही गाइडलाइंस आ रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे थे कि जब डॉक्टर कोई आज़ादी नहीं है धीरे धीरे, तो फिर वो मरीज को क्या आज़ादी रहेगा। डॉक्टर मरीज दोनों एम्पावरमेंट से काफ़ी दूर हो जाएंगे, दोनों के पास कोई पावर ही नहीं रहेगा। क्योंकि कई जगह तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया जो कि उनका लाइसेंस ले लिया, तो वो जो उन लोग कहते हैं वही दवाई देना है। महामारी जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, तो ये एक पहला फिक्र वाला है। और इसी के साथ देखिए दूसरा भी बहुत फिक्र वाला है कि WHO शुड डिक्लेयर क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो ये बहुत फिक्र वाला है कि अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो वो चाहता ही है एक के बाद एक लाए। तो ये तो ट्रम्प कार्ड हो जाएगा WHO के, वो पब्लिक हेल्थ पेंडेमिक TT ले आएंगे और फिर कुछ भी, किसी को भी किसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, हर बीमारी को कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत हमको फिक्र है कि ये जो छोटे छोटे फल है उसको पहले देखें कि हम वाटर सप्लाई कैसे इम्प्रूव करें, हम सैनिटेशन कैसे, हेल्थ केयर सबको मिले। बड़े बड़े चीज में जिसका कोई एग्जैक्ट ठोस ये नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं है, मैथमेटिकल मॉडल से आप ये कर रहे हो कि इससे इतने बीमारी बचेंगे क्लाइमेट चेंज से और इतने बीमारी हो रहे हैं, वो हम कहेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही कुछ कुदरत के साथ आप टकराव ले रहे हो कि हम रोक लेंगे। और कई तरीके के अभी कभी कभी न्यूज़ आते हैं, पता नहीं कितना सही कितना ये कि ये ला रहे हैं आर्टिफिशियल रेन, तो ये ला रहे हैं, पता नहीं कितना सच है। अभी तक हम WHO पूरा एक बार पता चलता है कि ठोस सबूत है तभी हम आगे लाते हैं। पर जो भी है क्लाइमेट चेंज से, और जैसे हमने कहा वॉर वगैरह जो रोजमर्रा के जो चीजें हैं जो दिख रहे हैं हमारे सामने, उससे ज्यादा रोके ना WHO, उससे एक्सपर्ट क्यों नहीं ये करते उसके ऊपर। तो ये, और आखिरी समाचार ये हमको बहुत फिक्र वाला बात है। कंसल्टेंट्स पुश HPV वैक्सीन फॉर इन्फेंट्स, 1 साल के बच्चे के लिए, एज मर्क, मर्क ने गार्डेसिल का ट्रायल चालू कर दिया है 4 साल। कंसल्टेंट पेड बाय मर्क, कौन कर रहा है ये कंसल्टेंट? वो मर्क और गेट्स फाउंडेशन, उनके पेरोल में है कंसल्टेंट्स। वो क्या चाहते हैं, HPV वैक्सीन इन्फेंट्स को, टॉडलर्स को, 1 साल के बच्चे से 5 साल तक। बताइए अभी, वो तो एक प्रकार से पुशबैक हो रहा है ना, 9 से 13 साल लड़कियों को लगा रहा है, तो वो अभी अटैक में चले गए कि चलो हम 1 साल से चालू करते हैं, ऐसा एक रवैया हो गया है। और ये देखिए बच्चे को अगर आप लगाएंगे HPV वैक्सीन, और उसको कब जाके 50 साल 60 साल में शायद सर्व, और ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर के रेट कम हो रहे हैं, तो ये फिक्र वाली बात है। अब कंसल्टेंट्स पेड बाय मर्क एंड गेट्स पब्लिकली एडवोकेटिंग HPV वैक्सीन टू चिल्ड्रन एज यंग एज 12 मंथ्स, 1 साल के बच्चे को बताइए। और इसके इस ग्रुप में कभी वैक्सीन को टेस्ट, अरे टेस्ट तो कोई ग्रुप में नहीं हुआ। आखिरी का सर्वाइकल कैंसर को तो 40 साल 30 साल लगते हैं, अभी तक तो 6 7 साल ही हुआ है, और इतने जल्दी कैसे जा रहे हैं? और कौन परमिट कौन कर रहा है, एथिकल क्लियरेंस कौन दे रहा है ऐसे ट्रायल का? क्यों ये ट्रायल गरीब कंट्री में कर रहे हैं? और हमारे कंट्री में भी किए थे, आपको याद है, 9 से 13 साल का 2009-10 में आंध्र प्रदेश और गुजरात में, और 7 बच्चियों का डेथ हो गया। हालांकि वो मानते नहीं है उससे रिलेटेड है, देख बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने पावरफुल ये लॉबीज है। और ये कहते हैं कि भाई इनका एडवर्स पब्लिसिटी हो गया इसलिए हम छोटे बच्चे को देंगे, जो कि बेचारे बच्चे को पता भी नहीं रहेगा, माताएं को, और दूसरे वैक्सीन के साथ मिला मुलू के दे देंगे। तो ये देखिए कितना खतरे वाला है। और ये जो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है जबलोनॉस्की, ये इंडिपेंडेंट, ये कहते हैं कि HPV वैक्सीन के दुष्प्रभाव मालूम है, कि कई बार जाने भी गई है। अनसेफ HPV वैक्सीनेशन फॉर 12, ये सोच भी सकते हैं। कौन सकता है? वही सोच सकता है जो कि मर्क का कोई एजेंट हो या गेट्स फाउंडेशन का एजेंट हो। और हमने तो, हमारे देश ने तो पूरा आत्मसमर्पण कर दिया एक प्रकार से गेट्स फाउंडेशन को। तो हमको तो इसलिए फिक्र होता है कि हमारे यहाँ 9 से 13 साल में चालू हो गया है, अभी शायद और यंग एज में चालू हो जाए। तो ये ऑलरेडी ट्रायल चालू हो गया 4 साल से बच्चे को। ट्रायल इन्वॉल्व 150 चिल्ड्रन हु रिसीव 2 डोज ऑफ गार्डेसिल ओवर 12 मंथ्स। देखिए बॉस्टन मेडिकल सेंटर में ट्रायल किसको पकड़े हैं? लो इनकम फैमिलीज को पकड़े। वही मैं बता रहा ना कि जो गरीबी का फायदा उठा रहे हैं, बॉस्टन में कर रहे हैं, पर वहाँ भी कई बेचारे माइग्रेंट फैमिलीज है, ये है, माइनॉरिटीज है, अलग अलग इसके हैं, हिस्पैनिक विस्पैनिक, वो जो कि
तो लो इनकम फैमिली को टारगेट किया है, और कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है। बताइए कैसे ट्रायल हो रहा है? वैक्सीन सेफ्टी का कोई इसमें ट्रायल में ये नहीं है। साइड इफेक्ट देखता है, इंजेक्शन साइट में सूजन आया कि नहीं, 1 दिन और 3 दिन। उस 3 दिन बाद फॉलोअप ही नहीं है कि साइड इफेक्ट हो रहा कि नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रायल एक मजाक हो रहा है। और ये देखिए 40%, 2024-25 में इनके सेल्स 40% गिर गए हैं। चाइना में कम हो गया डिमांड, और जापान में भी कम हो गया, यूएसए में भी कम हो गया, क्योंकि जापान अपान से दुष्प्रभाव के रिपोर्ट्स आए थे। जापान में तो 9 साल तक इसका रिकमेंडेशन बंद कर दिया था। तो इंटरनेशनल कैंपेन लार्जली बाय गेट्स फाउंडेशन इज अंडरवे टू वैक्सीनेट 86 मिलियन गर्ल्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज अगेंस्ट। तो वही 100 कंट्रीज के ऊपर रिकमेंडेशन है, WHO, गेट्स, ये सब मिले भगत है सब। तो इसीलिए हमारे कंट्री को ये अफेक्ट होगा, इसीलिए हमने बोला ना, ये हमको ग्लोबल डेवलपमेंट्स हमको देखना पड़ता है, इंटेलिजेंस गैदर करना पड़ता है, तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे आगे होगा क्या। और ये देखिए टॉडलर्स किस में पब्लिश किया इन्होंने कि बच्चे को देना चाहिए, क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज ऑफिशियल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, जिसको कि मार्क फंडिंग करता है, सिल्वर लेवल पार्टनर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एनुअली टू इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी अमेरिका को इतना पैसा देता है। तो वो जो मर्जी वो छपवा लेगा। आप समझ सकते हैं कितना कंट्रोल में है आजकल। तो ये हमारे, ये आज के इतने न्यूज़ थे। आपको अगर हमको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत छोटा है, ये बड़े बड़े लोग हैं, हम कोई फंडिंग नहीं लेते किसी से, कोई ड्रग कंपनी से भी नहीं लेते। हम पब्लिक फंडिंग से ही पब्लिक को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो आपको कुछ योगदान करना है, आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं, फिर आगे हम उसके बातचीत कर सकते हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।